स्वागत आपका श्री आदि के इस यूट्यूब चैनल पर। मैं प्रदीप कुमार। आज हम पढ़ने जा रहे हैं कक्षा 12 बायोलॉजी चैप्टर फर्स्ट, जिसका नाम है पुष्प पादपों में लैंगिक प्रजनन। इस चैप्टर के हम आज क्वेश्चन आंसर करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन है, एक आवर्तबीजी पुष्प के उन अंगों के नाम बताइए जहाँ नर एवं मादा युग्मकोद्भिद का विकास होता है। ठीक है, आपको बताना है आवर्तबीजी पुष्प के उन अंगों के नाम बताना है जहाँ पर नर एवं मादा युग्मोद्भिद का विकास होता है। अब देखो, पहले तो आवर्तबीजी किसे कहते हैं। आवर्तबीजी पुष्प कौन से होते हैं? वे पौधे जिनमें बीज फल के अंदर होता है वो क्या कहलाते हैं? आपके आवर्तबीजी कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? आवर्तबीजी कहलाते हैं। अब इसका उत्तर ये है कि आपको एक तो नर युग्मोद्भिद का नाम बताना है, एक मादा युग्मकोद्भिद का नाम बताना है। तो नर युग्मोद्भिद का मतलब क्या होता है? परागकण का विकास। ठीक है, नर युग्मकोद्भिद का मतलब होता है परागकण का विकास। और परागकण कहाँ पर बनते हैं? परागकोश में बनते हैं। तो ये इसका आंसर हो गया। फिर अब मादा युग्मकोद्भिद, ठीक है, इसका मतलब भ्रूण कोश का विकास। और भ्रूण कोश कहाँ पर बनता है? बीजांड में। तो आपको परागकण का विकास बताना है, ये परागकोश में होता है। और भ्रूण कोश का विकास है वो कहाँ पर होता है? बीजांड में होता है। अब यहाँ पर एक नाम आया भ्रूण कोश। ये क्या चीज़ होती है? भ्रूण कोश देखो क्या होती है, मैं बता देता हूँ आपको कि आपके पास होता है बीजांड, और बीजांड में गुरु बीजाणु धानियाँ होती है। गुरु बीजाणु धानियाँ आपकी द्विगुणित होती है। द्विगुणित का मतलब जिसमें गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है? 46 होती है। ठीक है, ये गुरु बीजाणु धानियाँ ना, इनकी जो गुरु बीजाणु मात्र कोशिका है, ठीक है, इनमें क्या होता है? इनमें अर्धसूत्री विभाजन होता है। क्या होता है? अर्धसूत्री विभाजन होता है, जिनसे क्या बनते हैं? 4 गुरु बीजाणु बनते हैं। क्या बनते हैं? 4 गुरु बीजाणु बनते हैं। और 4 में से 3 तो नष्ट हो जाता है, एक आपका क्रियाशील गुरु बीजाणु बचता है। एक क्या बचता है? आपका क्रियाशील गुरु बीजाणु बचता है। 3 तो नष्ट हो जाते हैं और एक क्रियाशील गुरु बीजाणु बचता है जो अगुणित होता है। अगुणित का मतलब जिसमें गुणसूत्रों की संख्या क्या होती है? 23 होती है। अब क्रियाशील जो गुरु बीजाणु होता है ना, उसमें समसूत्री विभाजन होता है। और समसूत्री विभाजन से क्या बनता है? एक गुरु बीजाणु से 2 गुरु बीजाणु बनते हैं। ठीक है, फिर 2 से 4 बनते हैं, 4 से क्या बनते हैं? 4 से बनते हैं 8 बनते हैं। फिर 8 गुरु बीजाणु में क्या होता है कि इसमें 8 कोशिकीय गुरु बीजाणु हैं। 8 कोशिका में से एक कोशिका इधर से केंद्र की तरफ आती है, एक कोशिका इधर से केंद्र की तरफ आती है। ये बीच वाला क्या कहलाता है? आपका ध्रुवीय केंद्र कहलाता है। और ये पूरी संरचना आपकी क्या कहलाती है? भ्रूण कोश कहलाती है। शुरू से एक बार वापस देखें कि आपके पास होता है बीजांड। बीजांड में गुरु बीजाणु धानियाँ होती है। गुरु बीजाणु धानियों की जो गुरु बीजाणु मात्र कोशिका होती है उनमें अर्धसूत्री विभाजन होता है। और अर्धसूत्री विभाजन से 4 आपके गुरु बीजाणु बनते हैं, जिनमें से 3 तो नष्ट हो जाते हैं और एक क्रियाशील गुरु बीजाणु रहता है। ये जो क्रियाशील गुरु बीजाणु है, इसके अंदर क्या होता है? इसके अंदर समसूत्री विभाजन होता है। कौन सा विभाजन होता है? समसूत्री विभाजन होता है, जिससे एक गुरु बीजाणु से 2 गुरु बीजाणु बन जाते हैं। ठीक है, और 2 से 4 बनते हैं, फिर 4 से क्या बनते हैं? 8 बनते हैं। और 8 है, ये 8 कोशिकीय वाला क्या होता है? गुरु बीजाणु होता है। इसके अंदर क्या होते हैं? केंद्र की तरफ एक इधर से कोशिका आती है, एक इधर से कोशिका आती है, और बीच में क्या बना लेता है? ध्रुवीय केंद्रक बना लेता है। क्या बना लेता है? ध्रुवीय केंद्रक बना लेता है। इसे अपन क्या बोलते हैं? इसे अपन भ्रूण कोश बोलते हैं। अब देखो, भ्रूण कोश की संरचना किस प्रकार से होती है? भ्रूण कोश की जो संरचना वो इस प्रकार से होती है, ठीक है, कि भाई इधर पहले 4 कोशिका होती है, इधर 4 होती है। ठीक है, तो 4 में से एक इधर से इधर चली जाती है, एक इधर से इधर आ जाती है, दोनों तरफ 3-3 बचती है। जो ऊपर की ओर 3 बचती है उससे अपन बोलते हैं प्रतिमुख कोशिका। बीच वाला होता है ध्रुवीय केंद्र, इसे क्या बोलते हैं? ध्रुवीय केंद्र बोलते हैं। और ये जो कोशिका दिख रही है इसे बोलते हैं अंड कोशिका। और नीचे वाली 2 कोशिका है, ये सहायक कोशिका, यही आपका क्या पूरा का पूरा भ्रूण कोश है। तो भ्रूण कोश की परिभाषा भी आप लिख सकते हो। कैसे लिख सकते हो? कि बीजांड के अंदर गुरु बीजाणु धानियाँ होती है। गुरु बीजाणु धानी में मात्र कोशिका का जब अर्धसूत्री विभाजन होता है तो 4 क्या बनते हैं? गुरु बीजाणु बनते हैं। इसमें 3 नष्ट हो जाते हैं, एक क्रियाशील गुरु बीजाणु बच जाता है। यही क्रियाशील गुरु बीजाणु क्या होता है? आगे समसूत्री विभाजन करके पहले 2 वाला बनाता है, फिर 4 वाला बनाता है, फिर 4 से 8 कोशिकीय क्या बना लेता है? 8 कोशिकीय भ्रूण कोश का विकास करता है। ये भ्रूण कोश की परिभाषा है आपकी। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन कंप्लीट था। इस पहले क्वेश्चन में नाम आया था भ्रूण कोश, तो मैंने भ्रूण कोश की परिभाषा समझाई है। अब वापस अपन क्या क्वेश्चन पर आते हैं। पहला क्वेश्चन अपना ये है, समझ में आ गया? नर युग्मोद्भिद का मतलब होता है परागकण का विकास। और पूछा परागकण का विकास कहाँ पर होता है? यानी परागकोश में होगा। परागकोश में बनते हैं परागकण। फिर पूछा मादा युग्मकोद्भिद। मादा युग्मोद्भिद का मतलब होता है भ्रूण कोश का विकास। और भ्रूण कोश कहाँ पर होता है? विकास बीजांड में होता है। आगे देखो क्वेश्चन क्या है। आगे का क्वेश्चन आपका है प्रश्न नंबर 2, लघु बीजाणुधानी तथा गुरु बीजाणुधानी के बीच अंतर बताइए। ठीक है, अंतर स्पष्ट करना है। अंतर स्पष्ट करने के बाद क्या है? इन घटनाओं के दौरान किस प्रकार का कोशिका विभाजन होता है ये भी बताना है। इन दोनों घटनाओं के अंत में बनने वाली संरचनाओं के नाम बताइए। तो सबसे पहले क्या करना है आपको? लघु बीजाणुधानी
और गुरु बीजाणु धानी में क्या बताना है, अंतर बताना है। और अंतर बताने के बाद में इन घटनाओं के दौरान किस प्रकार का कोशिका विभाजन होता है वो भी बताना है, और इन दोनों घटनाओं के अंत में बनने वाली संरचना को भी बताना है। तो पहले इसके अंदर अपन क्या देखते हैं, पहले अपन देखते हैं कि लघु बीजाणु धानी व गुरु बीजाणु धानी में के अंतर क्या है, क्या अंतर है वो अंतर देखते हैं अपन। तो अंतर देखो इसमें क्या है, एक साइड मैंने लिखा है लघु बीजाणु धानी और एक साइड मैंने लिखा है गुरु बीजाणु धानी। तो पहले इनके अंतर की बात करते हैं। अंतर की बात देखो क्या है, लघु बीजाणु धानी का पहला अंतर क्या है, लघु बीजाणु धानी पुंकेसर के परागकोश में विकसित होती है। अब आपको पता है लघु बीजाणु धानी कहाँ होती है, पुंकेसर का जो परागकोश ना उसमें होती है, लघु बीजाणु धानी में होते हैं आपके परागकण। जबकि गुरु बीजाणु धानी अंडाशय में विकसित होती है। गुरु बीजाणु धानी किसे कहते हैं, जो अंडाशय में विकसित होती है। अंडाशय में जो बीजांड होता है ना, बीजांड का ही दूसरा नाम क्या, गुरु बीजाणु धानी है। तो यहाँ पे गुरु बीजाणु धानी अंडाशय में विकसित होती है, इन्हें सामान्यतः बीजांड कहते हैं। उसके बाद में देखो क्या है, उसके बाद दूसरा पॉइंट है इसके अंदर अंतर का, लघु बीजाणु धानी चारों ओर से बाह्य त्वचा, अंतस्तर, मध्य स्तर और टेपिटम से घिरी रहती है। लघु बीजाणु धानी के चारों ओर 4 परतें होती है, 4 झिल्लियां होती है, जिनका नाम है क्या, बाह्य त्वचा, अंतस्तर, मध्य स्तर और टेपिटम से घिरी रहती है, 4 नाम है। जबकि आपका जो है ना गुरु बीजाणु, आपका जो गुरु बीजाणु है, गुरु बीजाणु में देखो क्या है, गुरु बीजाणु धानी बीजांड को कहते हैं जिसके चारों ओर से बाह्य तथा अंत अध्यावरण से घिरी रहती है। अब गुरु बीजाणु धानी के बाहर 2 ही आवरण होते हैं, ठीक है, एक तो बाह्य आवरण, एक अंत आवरण, इन 2 अध्यावरणों से वो घिरी रहती है, ठीक है। उसके बाद में अपन बात करते हैं इसके तीसरे पॉइंट की। तीसरा पॉइंट इसका क्या बोलता है कि लघु बीजाणु धानी में अनेक लघु बीजाणु मात्र कोशिका से अर्धसूत्री विभाजन द्वारा असंख्य लघु बीजाणु परागकण बनते हैं। लघु बीजाणु धानी में क्या होता है, पराग मात्र जो कोशिका होती है, लघु बीजाणु मात्र कोशिका होती है ना, इनके कारण क्या होता है, इनके विभाजन के कारण अनेक परागकण बनते हैं। लघु बीजाणु का दूसरा नाम क्या, परागकण है, और लघु बीजाणु धानी में अनेक परागकण बनते हैं। जबकि अपन आते हैं गुरु बीजाणु धानी में, गुरु बीजाणु धानी में गुरु बीजाणु मात्र कोशिका से, इसमें तो क्या होता है लघु बीजाणु मात्र कोशिका, इसमें गुरु बीजाणु मात्र कोशिका से अर्धसूत्री विभाजन द्वारा 4 अगुणित गुरु बीजाणु बनते हैं। इसमें तो असंख्य बनते हैं परागकण, लेकिन इसमें क्या होते हैं, इसमें क्या बनते हैं कि 4 ही गुरु बीजाणु बनते हैं। इनमें से क्या होता है, इनमें से 3 तो नष्ट हो जाते हैं तथा एक गुरु बीजाणु क्रियाशील रहता है। अभी जैसे मैंने भ्रूण कोश बताया था ना, भ्रूण कोश में 3 तो नष्ट हो जाते हैं और एक क्या बनाता है, आगे भ्रूण कोश बनाता है, ठीक है। तो 3 नष्ट हो जाते हैं, एक क्रियाशील रहता है। तो ये बात हो गई अपने गुरु बीजाणु की। अब बात करते हैं अपन इसके चौथे पॉइंट की। चौथा पॉइंट क्या है, लघु बीजाणु धानी में परागकण होते हैं। लघु बीजाणु धानी में क्या होते हैं, परागकण होते हैं। परागकण परागकोश के स्फुटन से मुक्त हो जाते हैं। जब परागकण है ना आपके, परागकण परागकोश से बाहर निकल जाते हैं तो इससे क्या बोलते हैं, इसे नर युग्मकोद्भिद बोलते हैं। जब परागकण आपके क्या होते हैं, परागकोश से स्फुटन यानी फूटने से, परागकोश के फूटने से बाहर निकल जाते हैं, मुक्त हो जाते हैं, तो इसे नर युग्मकोद्भिद कहते हैं। बार बार में नाम आता है नर युग्मकोद्भिद किसे कहते हैं। तो जब परागकोश के स्फुटन से आपके जो परागकण है बाहर निकल जाते हैं, मुक्त हो जाते हैं, तो इसे अपन क्या बोलते हैं, नर युग्मकोद्भिद कहते हैं। और आगे वाला पॉइंट इसमें है, देखो इसमें क्या बोला जाता है कि गुरु बीजाणु धानी में गुरु बीजाणु वृद्धि करके भ्रूण कोश बनाते हैं। इनमें तो क्या होता है, ये जो परागकण है फूटकर बाहर निकल जाते हैं, परागकोश फूटकर परागकण निकल जाते हैं, इसे नर युग्मकोद्भिद कहते हैं। और आपके जो गुरु बीजाणु धानी में गुरु बीजाणु है वो वृद्धि करके भ्रूण कोश बनाते हैं। ये भ्रूण कोश जब बनता है तो ये क्या कहलाता है, ये मादा युग्मकोद्भिद कहलाता है। तो ये तो हो गया लघु बीजाणु धानी और गुरु बीजाणु धानी में अंतर की बात हो गई, ठीक है। अंतर की बात कर रहे थे। फिर क्वेश्चन में आगे एक और चीज़ पूछिए, क्या पूछिए कि अंतर बताने के बाद में आपको क्या करना है, इन घटनाओं के दौरान किस प्रकार का कोशिका विभाजन होता है। अब बताना कि इस घटनाओं के द्वारा किस प्रकार का कोशिका विभाजन होता है। तो जब लघु बीजाणु धानी में जितनी भी घटनाएं होती हैं ना, उनमें क्या होता है, उनमें कौन सा विभाजन होता है, उनमें आपका होता है, देखो कोशिका विभाजन का प्रकार है, इनमें अर्धसूत्री विभाजन होता है। कौन सा विभाजन होता है, इनमें अर्धसूत्री विभाजन होता है। इसी पहले प्रश्न का उत्तर है। फिर बोला है कि इस प्रश्न में ना अंत में बनने वाली संरचनाएं बताइए, इनमें कौन सी संरचनाएं लास्ट में बनती है। तो इनमें देखो कौन सी बनती है संरचनाएं, वो देखना आप। लघु बीजाणु धानी में लघु बीजाणु जनन से 4 अगुणित लघु बीजाणु बनते हैं जो चतुष्क रूप में व्यवस्थित रहते हैं, चारों बाद परागकण में परिवर्तित हो जाते हैं। लघु बीजाणु धानी में क्या होते हैं, 4 आपके अगुणित लघु बीजाणु बनते हैं, ठीक है, जो चतुष्क के रूप में व्यवस्थित रहते हैं और चारों बाद में परागकण में परिवर्तित हो जाते हैं। तो यह संरचना किसमें बनती है, लघु बीजाणु धानी में बनती है। अब बात करते हैं गुरु बीजाणु धानी की। तो गुरु बीजाणु धानी में गुरु बीजाणु जनन से बने 4 अगुणित गुरु बीजाणुओं में 3 नष्ट हो जाते हैं, शेष बचा गुरु बीजाणु भ्रूण कोश का निर्माण करता है। तो ये दोनों संरचनाएं इसके अंदर बनती हैं। फिर अपन बात कर लिया क्वेश्चन नंबर 2 की। अब बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 3 की। क्वेश्चन नंबर 3 देखो अपना क्या बोलता है,
अब देखो क्वेश्चन नंबर 3 बोल रहा है निम्नलिखित शब्दावली को सही विकसित क्रम में व्यवस्थित करें। कुछ शब्द दे रखे हैं, उनको सही विकसित क्रम में आपको एडजस्ट करना है। पहला प्राकण, फिर बीजाणु ऊतक, फिर लघु बीजाणु चतुष्क, फिर प्रागमात्र कोशिका, फिर आपका नर युग्मक। ठीक है, तो इनको सही व्यवस्थित करना है कि 1 नंबर कौन सा आएगा, 2 नंबर कौन सा आएगा, 3 नंबर कौन सा आएगा, 4 कौन सा आएगा और 5 कौन सा आएगा। तो इनमें से 1 नंबर में आपका आएगा बीजाणुजन ऊतक, ठीक है, 2 नंबर आएगा प्रागमात्र कोशिका और 3 नंबर आएगा लघु बीजाणु चतुष्क और 5 नंबर आपका प्राकण है, 6 नंबर आपका क्या नरयुग्मक है। यानी बीजाणुजन ऊतक है ना, ठीक है, इनमें प्रागमात्र कोशिका में क्या होता है, लघु बीजाणु चतुष्क बनते हैं और जिनमें प्राकण होता है, प्राकण को अपन क्या बोलते हैं, नरयुग्मक बोलते हैं। तो इस प्रकार से लाइन से व्यवस्थित करना है। आगे का नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या है, क्वेश्चन नंबर 4 है। 4 क्या बोल रहा है कि एक प्रारूपी आवर्तबीजी बीजांड के भागों का विवरण दिखाते हुए एक स्पष्ट एवं साफ सुथरा नामांकित चित्र बनाइए। अब आपका एक प्रारूपी आवर्तबीजी मतलब ऐसे पौधे जिनका पुष्प ना, वो जिनके बीज फल के अंदर होते हैं उन्हें अपन आवर्तबीजी बोलते हैं। और आवर्तबीजी में जो बीजांड होता है ना, उसका चित्र बनाना। तो आवर्तबीजी में बीजांड का चित्र इस प्रकार से होता है, ये चित्र देख लो आप, ठीक है, इस प्रकार से होता है। इसके बीच वाला जो पार्ट है ये पूरा का पूरा ये होता है भ्रूणकोश, ये पूरा बीजांड है। अंडाशय के अंदर बीजांड होता है, पुष्प के अंदर, पुष्प में होता है आपका जो आपका स्त्री केसर भाग होता है, उसके अंदर आपका होता है अंडाशय, अंडाशय में होता है बीजांड और बीजांड में क्या होता है, भ्रूणकोश बनता है। भ्रूणकोश की संरचना है, पूरा बाहर का बीजांड है, इसे बोलते हैं निभांग। बीजांडकाय, प्रतिमुख कोशिकाएं, अभी अपने पीछे पढ़ा था प्रतिमुख कोशिकाएं, ऊपर वाली 3 प्रतिमुख कोशिकाएं और बीच वाला दूरवीय केंद्र और नीचे वाली सहायक कोशिका, एक जो कोशिका वो अंड कोशिका कहलाती है। और ये क्या होता है, बीजांड के दोनों तरफ 2 आवरण होते हैं, एक बाह्य आवरण, एक अंतःआवरण या आंतरिक आवरण कहलाता है। ये होता है बीजांड द्वार। बीजांड द्वार किसे कहते हैं, जिसमें आवरण नहीं पाया जाता है, सीधा रास्ता होता है, इसे बीजांड द्वार बोलते हैं। ये बीजांड व्रंत है। और ये चित्र किसका है, ये चित्र एक प्रारूपी आवर्तबीजी बीजांड का चित्र है। अब बोला चित्र भी बनाओ और इसके भागों का क्या कीजिए, वर्णन भी कीजिए। इसके भागों का क्या करना, आपको वर्णन भी करना है। तो इसके भाग देखो, इसके भाग है, पहला भाग आपका है इसमें बीजांड व्रंत। क्या है, बीजांड व्रंत। तो देखो बीजांड व्रंत क्या बोलता है अपना, बीजांड व्रंत अपना ये बोल रहे हैं कि बीजांड अंडाशय की भित्ति से व्रंत द्वारा जुड़ा होता है। आपका बीजांड है ना, वो अंडाशय की भित्ति से, ठीक है, बीजांड अंडाशय की भित्ति से एक व्रंत द्वारा, व्रंत का मतलब एक डंडी द्वारा जुड़ा होता है, उसे बीजांड व्रंत कहते हैं। उसके बाद में अध्यावरण, बीजांड 1 अथवा 2 सुरक्षात्मक आवरणों से ढका रहता है जो अध्यावरण कहलाते हैं। अभी मैंने दिखाया आपको, ये देखो आपका बीजांड है, इसके बाहर एक तो आवरण ये हो गया, एक अंदर वाला ये आवरण हो गया, तो 2 आवरणों से ढका रहता है, इसे अपन क्या बोलते हैं, इसे अध्यावरण बोलते हैं। अंदर वाला आंतरिक अध्यावरण और बाहर वाला बाह्य अध्यावरण कहलाता है, ठीक है। उसके बाद में सेकंड है इसका बीजांड द्वार किसे कहते हैं। बीजांड के शीर्ष पर एक छिद्र होता है जो अध्यावरण से घिरा हुआ नहीं होता है, इसे अपन क्या बोलते हैं, बीजांड द्वार बोलते हैं। देखो ये बीजांड है, अगर इस बीजांड को उल्टा करें तो इसका शीर्ष हो जाएगा, और शीर्ष पर देखो यहाँ पर कोई आवरण नहीं है, यहाँ पर तो देखो 2 आवरण है दोनों तरफ, लेकिन यहाँ पर कोई आवरण नहीं। तो जहाँ पर आवरण नहीं होता है ना, वो चीज़ क्या कहलाती है, आपकी बीजांड द्वार कहलाती है। उसके बाद देखो पॉइंट आपका बीजांड काय, आगे वाला पॉइंट कौन सा आपका, बीजांड काय। 4 नंबर पॉइंट है भागों में से बीजांड काय, ये मुख्य भाग है जो मर्दूत की कोशिकाओं से बना होता है तथा अध्यावरण से घिरा होता है। ये क्या होता है, मुख्य भाग होता है बीजांड काय। क्या होता है, मुख्य भाग। मुख्य भाग कैसे होता है कि आपका जो बीजांड है पूरा पूरा, इस बीजांड में यहाँ पे भ्रूणकोश बनता है, तो भ्रूणकोश के आसपास का जो एरिया नहीं ऊपर वाला, ये बीजांड काय कहलाता है। आपको क्या कहलाता है, बीजांड काय कहलाता है, मर्दू की कोशिकाओं से बना होता है। आगे देखो निभांग, बीजांड काय से विपरीत दिशा वाला शिरा ना निभांग कहलाता है। यानी जो बीजांड काय है, नहीं तो बीजांड काय है आपका, ठीक है, और बीजांड काय के जो विपरीत वाला ये शिरा ना, ये आपका क्या कहलाएगा, निभांग कहलाता है। उसके बाद में देखो भ्रूणकोश, उसके बाद में क्या आपका भ्रूणकोश, 5 नंबर टॉपिक है भ्रूणकोश। तो भ्रूणकोश में यहाँ पे क्या है, भ्रूणकोश ये मादा युग्मकोद्भिद है जिसमें प्रतिमुख कोशिका, दूरवीय केंद्र तथा अंड समुच्चय पाया जाता है। अभी बताया था भ्रूणकोश का निर्माण कैसे होता है, ये अंदर वाली चीज आपकी भ्रूणकोश कहलाती है, ठीक है। और भ्रूणकोश का निर्माण मैंने आपको इसमें बता दिया था। देखो पहले आपका बीजांड होता है, गुरु बीजाणु दानियां होती है, गुरु बीजाणु मात्र कोशिका होती है, इसमें अर्धसूत्री विभाजन से 4 गुरु बीजाणु बनते हैं, 3 नष्ट हो जाते हैं, 1 बचता है। ये एक जो आपका गुरु बीजाणु बचता है ना, यही आगे जाके क्या बनाता है, आपका भ्रूणकोश बनाता है। तो ये भ्रूणकोश हो गया आपका, ठीक है। अब आपने क्या कर दिया, भागों का वर्णन कर दिया, और भागों का वर्णन करने के बाद में क्या है, एक लास्ट क्वेश्चन बचा आपका 5वां क्वेश्चन, ठीक है। वैसे इसमें 18 क्वेश्चन है टोटल, लेकिन मैंने इस वीडियो में 5 क्वेश्चन डाले, ठीक है। आगे वाली वीडियो में 5 क्वेश्चन और डाल देंगे, नहीं तो वीडियो बड़ी हो जाएगी। अब देखो यहाँ पे आप मादा युग्मकोद्भिद के
एक बीजाणुक विकास से क्या समझते हैं, यानी आप मादा युग्मोद्भिद है ना उसके एक बीजाणु के विकास से आप क्या समझते हैं। तो गुरु बीजाणु मात्र कोशिका के अर्धसूत्री विभाजन से बने 4 गुरु बीजाणु में से केवल एक क्रियाशील रहता है। अभी पढ़ा आपने, ठीक है, कि गुरु बीजाणु में मात्र कोशिका है ना, इसके अर्धसूत्री विभाजन से क्या बनते हैं, 4 गुरु बीजाणु बनते हैं, जिनमें 3 तो नष्ट हो जाते हैं और एक गुरु बीजाणु बचता है। यही क्रियाशील गुरु बीजाणु 3 बार समसूत्री रूप से विभाजन होकर 8 केंद्रीय भ्रूण कोश बनाता है। जो भ्रूण कोश बनाता है ना, इसे अपन क्या बोलते हैं, बीजाणुक विकास बोलते हैं। तो नीचे लिखा है, अर्थात जब एक ही गुरु बीजाणु से भ्रूण कोश के निर्माण को क्या बोलते हैं अपन, एक बीजाणुक विकास कहा जाता है। एक बीजाणु विकास किसे कहा जाता है, एक ही गुरु बीजाणु से जब भ्रूण कोश का विकास होता है या भ्रूण कोश का निर्माण होता है तो इसे अपन क्या बोलते हैं, एक बीजाणुक विकास कहा जाता है। धन्यवाद। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, सब्सक्राइब करें और लाइक और कमेंट करें। धन्यवाद।